भक्ति स्टोरी टीवी। बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर गांव में एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास काफी समय पहले हो चुका था। उसके 4 बेटे और 4 बेटी थी। उसकी बेटी का विवाह काफी समय पहले हो चुका था। अब उसके बड़े बेटे राघव की शादी सिया नाम की एक लड़की से तय हो गई थी। बुढ़िया बहुत खुश थी, लेकिन शादी के मंडप में ही राघव को एक सांप ने काट लिया, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही कुछ समय बाद बुढ़िया अपने दूसरे बेटे की शादी करवाती है, लेकिन शादी के मंडप में उसको भी सांप काट लेता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। ऐसे ही उसके तीसरे बेटे को भी उसकी शादी के दिन सांप ने काट लिया और उसकी भी मौत हो गई। आखिर में उसका छोटा बेटा ही उसका सहारा रह गया था। एक दिन बुढ़िया दुखी होकर कमल यानी कि अपने चौथे बेटे से बोलती है, बेटा, अब तू ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं। मैंने अपने तीनों बेटों को खो दिया है। अब तेरी भी शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन मैं तेरे भाइयों के साथ की हुई घटनाओं से बहुत डरती हूँ कि कहीं तू भी मुझसे दूर ना हो जाए। मैं ये अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। माँ, तुम चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ जरूर न्याय करेगा। अब तुम रोना बंद करो माँ। आज भाई दूज का पर्व है, मैं दीदी के ससुराल जा रहा हूँ। कल तक घर लौटूंगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। कमल इतना कहकर वहां से निकल पड़ता है। उसके हाथों में एक बहुत बड़ा थैला था। दूसरे गांव जाने के लिए जंगल से होकर जाना पड़ता था। बीच रास्ते में कमल को एक सांप दिखाई देता है। कमल उसे देखकर डर जाता है। सांप उसके सामने आकर उससे बोलता है, मैं तुम्हारा काल हूँ। आज तुम्हारा जीवन मेरे जहर से नष्ट हो जाएगा। देखो नागराज, आज भाई दूज का पर्व है। मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं पहले उसके यहाँ हो आऊं, उसके बाद तुम मुझे डस लेना। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? तुम मुझसे जान बचाकर भागना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं सच में वापस आऊंगा। अगर फिर भी तुम्हें मेरी बातें झूठी लगती है तो तुम भी मेरे साथ चलो। कमल सांप को उठाकर अपने थैले में रख लेता है और वो अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बहन भाई का टीका कर भाई दूज मनाती है। उसके बाद वो दोनों बहुत सी बातें करते हैं। बातें करते करते शाम हो जाती है। कमल अपनी बहन से कहता है, बहन, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। ठीक है भैया, आप रुकिए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। इतना कहकर बहन कमल के लिए खाना परोसती है। कमल खाना खाकर उठ ही रहा होता है, तभी 2 बच्चे मामा मामा कहते हुए उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं, मामा मामा, आप हमारे लिए क्या लाए हो? बच्चों, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लेकर आया। लेकिन बच्चों ने कमल की एक भी नहीं सुनी और उसका थैला टटोलने लगे, जिसमें कमल ने सांप को रखा था। बच्चे छानबीन करने लगे। छानबीन के बाद बच्चों को उसमें से हीरे जवाहरात मिलते हैं, जिसे देखकर उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है और कमल अपनी बहन को वो हीरे जवाहरात देकर वो सोने चला जाता है। अगली सुबह वो अपने घर वापस लौटने की तैयारी कर रहा था। उसकी बहन ने उसके लिए बाजरे के लड्डू बनाकर एक डब्बे में रख दिए थे। बहन, इसकी क्या जरूरत थी? मैं रास्ते में कुछ ले लेता। क्या ले लेते? उस रास्ते में कुछ मिलता भी है? चलो, अब इसे चुपचाप से अपने थैले में रखो। कमल लड्डू का डिब्बा अपने थैले में रखकर वहां से रवाना हो जाता है। चलते चलते वो थक जाता है, जिस कारण वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है। इधर उसकी बहन के बच्चे भूख भूख कहकर अपनी माँ से कुछ खाने के लिए मांगते हैं। बच्चों, अभी खाना बनाने में वक्त लगेगा, थोड़ी देर बाद खाना बनाऊंगी, जब तक तुम लोग खेल लो। आपने जो लड्डू बनाए हैं वो मामा को सारे क्या? कुछ लड्डू तो हमारे लिए रखे होंगे ना, वही दे दो। बच्चों, लड्डू तो नहीं बचे, लेकिन बाजरे का चूर चक्की में बचा होगा, उसी से काम चला लो। तब दोनों बच्चे चक्की के पास आ जाते हैं, तो वो चक्की में सांप के पिसे हुए टुकड़े देखकर डर कर अपनी माँ के पास आ जाते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं। बच्चों की बात सुनकर वो खुद जाकर चक्की में देखती है, तो वहाँ सचमुच सांप के टुकड़े पड़े हुए थे। वो डर जाती है। बच्चों, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। वो घर से निकलकर थोड़ी दूर जंगल के पास पहुंचकर अपने भाई को ढूंढने लगती है।
तभी उधर से एक बूढ़ा आदमी आ रहा था। वो उस बूढ़े आदमी से अपने भाई के बारे में पूछती है। बाबा, क्या आपने कोई जवान लड़का इधर से जाते हुए देखा? नहीं बेटा, आते जाते तो नहीं दिखा, लेकिन थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक लड़का सो रहा था। बाबा की बात सुनते ही वो भागते हुए उस पेड़ के पास जाती है जहाँ उसका भाई सो रहा था। वो अपने भाई को जगाती है। भाई उठ! बहन की आवाज सुनकर वो जाग जाता है। कमल के जागने पर बहन उससे पूछती है, भाई, कहीं तूने मेरे हाथों से बने लड्डू तो नहीं खाए ना? नहीं बहन, नहीं खाए, लेकिन हुआ क्या है? तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम मेरे पीछे पीछे क्यों भागती आ रही हो? तूने लड्डू तो नहीं खाए ना, बस ये बता। अरे बोल तो रहा हूँ, मैंने कोई लड्डू नहीं खाया। ला मुझे वो डब्बा वापस दे। कमल तुरंत ही लड्डू से भरा डिब्बा अपनी बहन को दे देता है। वो उन सारे लड्डू को जमीन में गाड़ देती है। उसे शक था कि कहीं उसके भाई ने वो लड्डू खाए तो नहीं, इसलिए वो अपने भाई के साथ ही चलने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसका गला सूखने लगता है। भाई, मुझे प्यास लगी है। वो देखो तालाब। पास में ही तालाब था। वो दोनों तालाब के पास जाते हैं। कमल एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसकी बहन पानी पीने के लिए तालाब के किनारे जाकर बैठती है। पानी पीने के बाद वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। कमल की जगह पर उसने 3 पत्थर की मूर्तियां देखी जो उसके मरे हुए भाइयों की थी। वो उन मूर्तियों को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर तालाब से एक बूढ़ी महिला प्रकट होती है। वो बूढ़ी महिला उसे चुप कराते हुए बोलती है, रो मत बेटी, मैं सब जानती हूँ। ये तीनों मूर्तियाँ तेरे भाइयों की है, जिनकी शादी के मंडप में ही सांप के काटने की वजह से मौत हो गई थी। इस बार तेरे छोटे भाई कमल पर संकट मंडराता दिख रहा है। माँ, मैं क्या करूँ? मैं अपने भाई की रक्षा कैसे करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप ही मुझे कुछ बताइए। मैं पहले ही अपने 3 भाइयों को खो चुकी हूँ। अब मैं अपने छोटे भाई को नहीं खोना चाहती। आप मुझे कोई उपाय बताइए। बूढ़ी महिला उसे समस्या से बचने का हल बताती है, जिसे सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। जब रास्ते में उसका छोटा भाई उसे दिखाई देता है तो वो उसे बदुआ देने लगती है। कमल उसका वो व्यवहार देखकर चौंक जाता है। वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, उल्टा उसे और बदुआ देने लगती है। दोनों घर पहुंचते हैं। कुछ दिनों बाद कमल की सगाई हो गई और अब उसकी शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। शादी वाले दिन वो सेहरा पहनकर तैयार हो गया था कि तभी उसकी बहन उसे तिलक करने आई और वो बोलती है, मैं इसको तिलक क्यों लगाऊं? तिलक तो मैं लगाऊंगी खुद को, ये तो मरेगा जलेगा। इतना बोलकर वो अपने माथे पर तिलक लगाती है। सभी लोग उसकी बातों को सुनकर चौंक जाते हैं कि आखिर ये इतने शुभ अवसर पर उसे भला बुरा क्यों कह रही है। ऐसे ही कुछ देर बाद जब वो घोड़ी चढ़ने को हुआ तो वो बोली, ये घोड़ी क्यों चढ़ेगा? घोड़ी तो मैं चढ़ूंगी, ये तो मरेगा जलेगा, इसके साथ तो बुरा होगा। इतना कहकर वो घोड़ी पर चढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद मंडप में सभी लोग उपस्थित हो गए। शादी की सारी रस्म हुई। जब कमल और उसकी पत्नी फेरे लेने लगे तो उसकी बहन बोल पड़ी, ये क्यों फेरे लेने लगा? फेरे तो मैं लूंगी, ये तो जलेगा कटेगा मरेगा, इसके साथ तो बुरा ही होगा। इतना बोलकर उसकी पत्नी के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वो अपना एक कदम आगे बढ़ाती है, उसके सामने एक सांप आ जाता है और उसे डस लेता है। वो वहीं बेहोश हो जाती है। उसका पूरा शरीर जहर फैलने की वजह से नीला पड़ चुका था। ये सब देखकर कमल समझ गया कि उसकी बहन ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसकी रक्षा कर रही थी। सभी को लग रहा था कि उसकी बहन को जादू टोना कर रही है। उसके परिवार वाले उसे देखकर रोने लगे कि तभी तालाब की बूढ़ी महिला वहां प्रकट हो जाती है और नई नवेली दुल्हन से कहती है, दुल्हन, अब तू ही इस घर की रक्षा कर सकती है। अब तू ही अपने तीनों जेठ और अपनी ननद को जिंदा कर सकती है। उस सांप को एक लोटे में भरकर लाल कपड़े में बंद कर दे। जब सांप की पत्नी नागिन उसे ढूंढती हुई यहाँ पहुंचेगी, तब उसे अपने जेठ और ननद की जिंदगी की मांग रखना और अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए तेरे परिवार को वापस तुझे सौंप देगी। कुछ देर बाद नागिन अपने नाग को ढूंढते हुए उस मंडप में आ जाती है। नागिन को देख दुल्हन बोलती है, नागिन, तेरे पति को मैंने कैद कर रखा है। अब तुझे उसे छुड़वाने के लिए मेरी शर्त माननी होगी। क्या है तेरी शर्त?
मेरे तीनों जेठ और ननद को जिंदा कर दे, मैं तेरे पति को छोड़ दूंगी। नागिन को सब समझ आ चुका था कि उसके पास अब और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो उसकी सारी शर्तें मान लेती है। नागिन एक एक करके उसके तीनों जेठ और ननद को जिंदा कर देती है। दुल्हन अपने परिवार के सभी सदस्यों को देखकर खुश हो जाती है और नाग को मुक्त कर देती है। विशाल की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।